वेलकम टू यू ऑल। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो बच्चों, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इकाई फर्स्ट का पहला अध्याय, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन क्यों होता है और उसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। हमने कहा था कि पुष्पीय पौधों को हम आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं। ऐसे पौधे जिनके अंतर्गत पुष्प जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है उसे हम पुष्पीय पौधे कहते हैं। दूसरी बात हमने देखी थी कि लैंगिक जनन क्या होता है। हमने देखा था कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत युग्मकों का संलयन होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, हमने देखा था कि लैंगिक जनन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है, जो पौधों की संरचना होती है, उसे ही हम पुष्प कहते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जैसे कि हमने पढ़ा था बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग जायांग के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो सहायक जनन अंग है, जबकि जायांग और पुमंग जो है वो मुख्य जनन अंग की तरह कार्य करते हैं। हमने कहा था कि जो पुमंग होते हैं उसको हम नर जनन अंग तथा जो जायांग होती है उसे हम मादा जनन अंग कहते हैं। बाह्य दलपुंज की जो एकल यूनिट होती है, एकल इकाई होती है, उसे हम बाह्य दल कहते हैं। दलपुंज की जो एकल इकाई होती है उसे हम दल कहते हैं। पुमंग की जो एकल इकाई होती है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, और जायांग की जो एकल इकाई होती है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। हमने देखा था कि जो पुमंग होते हैं या जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर के दो मुख्यतः भाग होते हैं। जो वो वाला भाग जो मुख्यतः थैलेमस से जुड़ा होता है उसे हम पुतंतु कहते हैं, तथा वह भाग जिसके अंतर्गत नर युग्म को उद्भिद का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परागकोश। उसके साथ साथ ही हमने देखा था कि जायांग को हम 3 मुख्यतः भागों में बांटकर विभाजित कर अध्ययन करते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जहां पे हम परागकण आके अवशोषित होता है, जहां पे परागकण आके वहां पे रुकता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, तथा वह नली जिसमें से होकर जो नलिका होती है वो बढ़ती है और नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास तक पहुंचता है, उस नली का नाम हमने वर्तिका दिया था। तथा वह भाग जहां पे हमारा बीजांड उपस्थित होता है उस भाग को हमने अंडाशय कहा था, जिसके अंतर्गत अंड कोशिका का निर्माण होता है और अंड कोशिका ही नर युग्मक की तरह कार्य करती है। इस तरीके से इतनी सारी बातें हमने देखी थी। इसके साथ साथ ही हमने देखा था कि जो हमारे पास ये पूरा अध्याय है, इस अध्याय को हम 3 विषयों में बांट के 3 जो है सब टॉपिक्स में बांट के अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला विषय था उसमें हमने देखा था निषेचन पूर्व घटनाएं या निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। दूसरा जो हमारा विषय था उसमें हमने देखा था कि निषेचन क्या होता है। तीसरे विषय में हम अध्ययन करेंगे कि निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं क्या होती हैं। ये था हमारे पहले एपिसोड का रिकैप। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो पुष्पीय पादप होते हैं उसकी क्या क्या पीढ़ियों का एकांतरण कैसे होता है, किस तरीके से ये कभी द्विगुणित तो कभी अगुणित अवस्था में परिवर्तित होती है। द्विगुणन और अगुणन में परिवर्तन होने के पीछे का विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, या कह सकते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, ये जानेंगे। उसके साथ साथ ही आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है या नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है या किस तरीके से बनते हैं। इन सारी की सारी प्रश्नों के बारे में, इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे आपको जो चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दिया गया है कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, ये पुष्पीय पादप होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पौधों का ग्रुप है, एक ऐसे पौधों का समूह है जिसके अंतर्गत पुष्प जैसी संरचना का निर्माण होता है। हमने कहा था कि ये रूपांतरित प्ररोह हैं, सूट का ये रूपांतरण होते हैं जिसका कार्य क्या होता है, प्रजनन होता है। हमने इसके साथ साथ ही देखा था कि किस तरीके से ये रूपांतरण का काम होता है, नोड्स और इंटरनोड्स के बीच की जो सीक्वेंस है, जो स्थान है, वो किस तरीके से कम हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से संरचना का निर्माण होता है। हम देखेंगे कि इनके 4 मुख्यतः जो है कह सकते हैं चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका अगर आपको अपना नोट्स बनाना है, अपने नोट्स को कंप्लीट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पीढ़ियों का एकांतरण कैसे होता है एक पुष्पीय पादप में।
आप सबको पता है कि पुष्पीय पादप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुजनक कहते हैं। दिया है कि पुष्पीय पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीजाणुजनक होते हैं। इसे इंग्लिश में हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं। आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पूरी शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अगर आपको द्विगुणित का मतलब नहीं पता है तो द्विगुणित का मतलब इतना समझ लीजिए कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है। जैसे हमारे पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम हैं। हम कहते हैं कि ये 46 जो क्रोमोसोम है, जो 46 गुणसूत्र हैं, ये 23 के जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 46 गुणसूत्र जो है 23 जोड़ों में उपस्थित होते हैं। आपने अपनी पहले की कक्षाओं में ये चीजें पढ़ी होंगी। और ये जो जोड़ों की बात होती है वो ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मान लो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट कोई चीज है, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपके पास उसी क्रोमोसोम की, उसी गुणसूत्र की 2 कॉपी प्रेजेंट है। हर कोशिका में आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है। ये एक कॉपी आपके मदर के साइड से आती है, मतलब मादा युग्मक लेके आता है, और एक जो इसकी संरचना है वो कहां से आती है, नर युग्मक के साथ आती है। इसका मतलब है किसी एक क्रोमोसोम की एक कॉपी हमारे पास प्रेजेंट होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो जोड़ी में उपस्थित होता है। 1 मिनट। ये जोड़ी में उपस्थित होता है, तो ऐसी संरचना कहलाती है द्विगुणित अवस्था। तो ऐसी ही कुछ द्विगुणित अवस्था आपको कहां पे देखने को मिलती है, ऐसे ही कुछ द्विगुणित अवस्था आपको पुष्पीय पादपों के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। मतलब इनका जो पूरा का पूरा शरीर आप देखते हैं ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। जैसे हमारे शरीर में जब युग्मक का निर्माण होता है तब वो युग्मक अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी युग्मक जो है वो अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पूरी की पूरी संरचना होती है पुष्पीय पादपों की वो कैसी होती है, बीजाणुजनक होती है, मतलब कि द्विगुणित होती है। दिया है ये अगुणित बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं। मतलब कि ये जो द्विगुणित हमारे पास क्या है, द्विगुणित हमारे पास जो पौधे हैं इनका जब जनन कराना होगा तो ये क्या बनाएंगे, ये बीजाणु बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, या कह सकते हैं बीजाणु मतलब कि गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु जो स्पोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। फिर दिया है इन पौधों में ये बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा बीजाणु नर बीजाणु का निर्माण करेगा, कौन सा बीजाणु मादा बीजाणु का निर्माण करेगा। तो इसे आप देख के बता सकते हैं। मतलब दोनों में काफी सारा डिफरेंस होता है, काफी सारी भिन्नता होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विषम बीजाणु कहते हैं। इंग्लिश में इसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, स्पोरस का मतलब है बीजाणु। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये प्रक्रिया विषम बीजाणु कहलाती है। आप देखेंगे जितने भी हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जीव होते हैं उनमें जो नर बीजाणु होता है या नर जो होता है वो साइज में छोटा होता है, और वहीं पे जो मादा बीजाणु होती है या मादा गैमेट्स भी जो होती हैं वो हमारे पास संरचना में बड़े आकार की होती हैं, क्योंकि नर युग्मक का काम इतना रहता है कि वो अपना जो न्यूक्लियस होता है या कह सकते हैं उनका जो क्रोमोसोम वाला हिस्सा होता है वो मादा युग्मक में डाल देते हैं। उसके बाद सारी की सारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो सब मादा युग्मक के शरीर के अंतर्गत होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, बीजाणुजनक मतलब द्विगुणित अवस्था में होते हैं। लेकिन जब ये जनन करते हैं तो इनको अगुणित अवस्था में परिवर्तन होना पड़ता है। तो एक बात आपको दिमाग में ये भी रखनी है कि आखिर भाई ऐसा क्या हुआ कि एक द्विगुणित, जिसके शरीर की सारी कोशिकाएं द्विगुणित थी, वो कोशिका जब जनन करना पड़ा तो किस तरीके से वो अगुणित बीजाणुओं में परिवर्तित हुई। तो इसके पीछे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन के समय 2 प्रकार के कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा अपने कक्षा 11 में, या फिर कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा। कक्षा 11 में आप पढ़ते हैं कि जो आपका कोशिका विभाजन होता है ये 2 तरीके से होता है। एक प्रक्रिया कहलाती है समसूत्री विभाजन और दूसरी प्रक्रिया कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा होगा कि जो कोशिका विभाजन होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक कहलाता है समसूत्री विभाजन और दूसरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जैसे हमने एक सेल लिया जिसके अंदर कितना, मान लो जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है,
जिसके अंदर क्या है 46 गुणसूत्र है, मतलब 46 गुणसूत्र हैं। समसूत्री विभाजन जब भी होगा, जब भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो ये जो 46 कोशिका, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो कोशिका बनाएगी, इसके अंदर भी 46 गुणसूत्र ही रहेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, अगर हमने यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन किया तो ऐसा ही विभाजन के समय में क्या होता है कि ये 46 जो गुणसूत्र होते हैं, ये 23 गुणसूत्र के चार कोशिकाओं में बदल जाती है, और यहाँ पे 46 गुणसूत्र वाले सिर्फ 2 कोशिका बनती है। मतलब आप इतना कह सकते हैं कि सेल विभाजन या कोशिका विभाजन जो है 2 प्रक्रियाओं से हो सकती है। एक प्रक्रिया कहलाती है समसूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में जो कोशिका बनती है, उस कोशिका के अंदर जो नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो इतनी ही होती है जितनी की जो हमारी मातृ कोशिका थी उसके अंदर थी। लेकिन बच्चों, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये एक प्रकार का ऐसा विभाजन होता है जिसमें कि जो मातृ कोशिका है उनके पास जितना भी गुणसूत्र है उसका आधा गुणसूत्र ही हमारी पुत्री कोशिका के अंतर्गत बचता है। तो ऐसी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम अर्धसूत्री कहते हैं। अगर आप नाम से भी समझना चाहें, सम का मतलब होता है समान, सूत्र को आप गुणसूत्र से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो समान होगी, और वहीं पे अर्धसूत्री में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो आधी हो जाएगी। तो जब भी कोई पौधे में जो द्विगुणित अवस्था में है उसे अगुणित अवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तित होना पड़ता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन करके एक द्विगुणित कोशिका कैसे में परिवर्तित हो गई, अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो गई। आगे क्या दिया है, दिया है कि गुरु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी जो नाम दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो है फीमेल है। यहाँ पे गुरु और दीर्घ का मतलब साइज में बड़ा, गुरु का मतलब मेन, तो यहाँ पे जो दीर्घ का नाम दिया गया है, दीर्घ बीजाणु जिसे कहा गया है, उसे हम कहते हैं मादा जो बीजाणु होते हैं उसे हम दीर्घ बीजाणु कहते हैं। वहीं पे जो हमारा लघु बीजाणु होता है या फिर जो सूक्ष्म बीजाणु होता है उसे हम कहते हैं नर बीजाणु। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हो गई, और ये अंकुरित होकर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो बीजाणु हैं ये नर युग्मक और युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। अब ये नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद आगे चल के नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। ये मतलब गैमेट्स बनाएंगे, नर युग्मक मादा युग्मक फिर से क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद ये फिर से जो है अपना द्विगुणित संरचना बना लेंगे, और यही आगे चल के पूरा का पूरा जीव बनाएगा। अगर इस चीज को हम एक छोटी सी फिगर की सहायता से, एक छोटे से कह सकते हैं चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सादे पेजेस हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो मुख्यतः पेड़ होते हैं उसका जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास होता है द्विगुणित। वो हमारे पास कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ये चीज हमने कही कि जो मुख्यतः पौधा होता है, एक मिनट रुकिए, वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास द्विगुणित। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो मुख्य पौधा होता है वो 2n होता है, जिसे हम बीजाणु जनक कहते हैं। बीजाणु जनक से बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु से फिर नर और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मकोद्भिद आगे चल के क्या बनाते हैं, नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जिनके संलयन से फिर से बीजाणु जनक बन जाता है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख के समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था बीजाणु जनक। सबसे पहले हमारे पास क्या था, बीजाणु जनक। इस चीज को अगर आप एक बार समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा मानव में भी जनन पढ़ने में। तो यहाँ पे क्या है, बीजाणु जनक है। हम इंग्लिश भी जान लेंगे इसका, लेकिन आपको एग्जाम में तो हिंदी ही लिखना है। ये है हमारे पास बीजाणु जनक। तो बीजाणु जनक क्या है, ये एक प्रकार की द्विगुणित अवस्था है। ये एक प्रकार की कैसी अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है। मतलब यहाँ पे कोई भी जो गुणसूत्र हैं वो अपने जोड़ों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो बीजाणु जनक है ये क्या करेंगे, ये बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। और ये जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु जो है अलग अलग होते हैं। मतलब नर बीजाणु अलग देखने में आपको पता चलेगा, मादा बीजाणु अलग देखने को मिलेगा। तो ये नर बीजाणु का भी निर्माण करेंगे और मादा बीजाणु का भी निर्माण करेंगे। तो नर बीजाणु भी बना लिया हमने और मादा बीजाणु भी बना लिया। तो नर बीजाणु जो है ये आगे चल के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। नर बीजाणु जो है वो आगे चल के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे।
नर युग्मकोद भिद्ध का निर्माण करेंगे। और वहीं पे जो हमारे पास मादा बीजाणु है ये आगे चल के मादा युग्मकोद भिद्ध का निर्माण करेंगे। मादा युग्मकोद भिद्ध का निर्माण करेंगे। तो नर युग्मकोद भिद्ध हो गया, मादा युग्मकोद भिद्ध हो गया। अब जो है नर युग्मकोद भिद्ध जो है वो आगे चल के क्या करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे। नर युग्मक का, अगर आपको चीजें अभी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम अभी समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर मादा युग्मकोद भिद्ध जो है ये आगे चल के क्या बनाएंगी, मादा युग्मक बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मादा युग्मक। अब क्या होगा कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक का होगा संलयन। ये नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और ये फिर से क्या बनाएंगी, ये फिर से बनाएंगी युग्मनज। ये किस चीज का निर्माण करेंगी, ये निर्माण करेंगी युग्मनज का। और ये युग्मनज जो है बच्चों आगे चल के क्या बनाएगा, बीजाणु जनक बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज होता है किसी पौधे के जीवन अंतराल में। सबसे पहले हमने देखा कि जो कंप्लीट पौधा है, अगर हम यहाँ पे बना लें तो यहाँ पे क्या है, मान लो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट प्लांट है। ये कंप्लीट प्लांट की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इसे हम 2n कंडीशन से दिखाते हैं। अब हुआ क्या कि इस बीजाणु जनक कोशिकाओं से, इस बीजाणु जनक कोशिकाओं से क्या बना, नर बीजाणु और मादा बीजाणु का निर्माण हुआ। किसके फलस्वरूप हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे बीजाणुओं का निर्माण हुआ, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, बीजाणुओं का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ये जो बीजाणु हैं ये हमारे जो हैं यन कंडीशन में बदल गए, मतलब कि अगुणित अवस्था में बदल गए। कौन सी अवस्था में, अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो गए। और ये जो अगुणित अवस्था में हमारे पास युग्मकोद भिद्ध थे, ये युग्मकोद भिद्ध आगे चल के नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेट। अब ये क्या बनाएंगे, गैमेट्स बना देंगे। और ये गैमेट्स फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन होने के बाद जो है युग्मनज जो है वो फिर से पूरा का पूरा प्लांट बना लेगा। मतलब यहाँ पे बीच में आपका भ्रूण का विकास होगा, यहाँ पे आपका भ्रूण का विकास होगा, यहाँ पे आपके बीज का विकास होगा। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये युग्मनज से पूरे के पूरे पौधे बनने के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत आती है। तो अगर आपको समझ में आया कि पहले एक पौधा है, उस पौधे में पुष्प बने, पुष्प में नर जननांग बना, मादा जननांग बना। नर जननांग भी जो है उसका जो हमारे पास पराग कोष था उसके अंदर क्या हुआ कि बीजाणुओं का निर्माण हुआ। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है कि जो हमारे पास द्विगुणित अवस्था थी वो अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। जो हमारे पास नर जननांग था वहां पे नर बीजाणु बने, जो हमारे पास मादा जो है कि जो हमारे पास क्या थी, मादा जननांग थी, वहां पे मादा बीजाणु का निर्माण हुआ। उसके बाद नर बीजाणु जो है नर युग्मकोद भिद्ध में परिवर्तित हो गया और मादा बीजाणु जो है मादा युग्मकोद भिद्ध में परिवर्तित हो गया। नर युग्मकोद भिद्ध फिर आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करता है, मादा युग्मकोद भिद्ध फिर आगे चल के मादा युग्मक का निर्माण करता है। मतलब नर का जो कह सकते हैं गैमेट्स होता है वो नर युग्मक कहलाता है और जो मादा का गैमेट्स होता है वो मादा युग्मकोद भिद्ध कहलाता है, युग्मक कहलाता है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कैसी है, अगुणित अवस्था में रहेगी। और जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक का एक जगह पे ट्रांसफर होगा, मतलब जब हम पढ़ते हैं स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण होने के तुरंत बाद कैसी प्रक्रिया आ जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया आ जाएगी, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। और हम जब पुष्पी पौधक की बात करते हैं तो यहाँ पे दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। निषेचन जैसे ही होगा वैसे ही यहाँ पे युग्मनज जिसे हम जाइगोट कहते हैं उनका निर्माण हो जाएगा। और जाइगोट जो है वह फिर भ्रूण का विकास करेगा, भ्रूण से बीज बनेगा और फिर ये बीज जो है अंकुरित होकर एक पूरे के पूरे पौधे का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। इसे कहा जाता है पीढ़ी एकांतर। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको कभी भी मतलब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके बाद कौन सी संरचना बनेगी। हम शुरू करेंगे यहाँ से जिसमें एक पुष्प बनेगा, पुष्प में फिर हम क्या करेंगे, नर युग्मक बनाएंगे, हम नर जननांग बताएंगे, फिर मादा जननांग बताएंगे। नर जननांग में क्या करेंगे, नर युग्मकोद भिद्ध का निर्माण कैसे होता है, फिर ये नर युग्मकोद भिद्ध जो है नर युग्मक कैसे बनता है, ये नर युग्मक फिर कैसे जो है कि इसी तरीके से मादा युग्मक कैसे बनता है, फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब संलयन कैसे होता है,
है, फिर चीज़ें किस तरीके से फिर वो रिवर्स में मतलब कि वो कंटिन्यू साइकिल को कंटिन्यू करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पहली वीडियो से लेकर आज तक की वीडियो सब कुछ देखी है तो कहीं ना कहीं बिना चैप्टर पढ़े हुए भी आपके दिमाग में पूरा का पूरा समरी, पूरा का पूरा सार बन चुका होगा। अब हमें क्या करना है, हमें बस देखना है कि इससे ये जो बनता है ये कैसे बनता है, इससे 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 ये कैसे बनता है। मतलब हम एक एक करके कहेंगे कि इससे इसके परिवर्तन में क्या क्या बदलाव हुए, कहाँ पे वो बदलाव हुआ, बस हमें यही सब कुछ पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़नी है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो कि है नर युग्मकोद्भिद। इसे इरेज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे है नर जननांग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और यहीं पे हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी के बारे में, मतलब जहां पे बीजाणु का निर्माण होगा उसे हम बीजाणु धानी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कही गई है नर जनन अंग की। तो पुष्पीय पादप में जो नर जनन अंग होते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा पुमंग। पुमंग जो है वो पूरे के पूरे जितने भी नर जनन अंग मतलब आपके कितने भी यूनिट में प्रेजेंट है सबको हम पुमंग कहते हैं। उसकी एक सिंगल यूनिट को अगर हम ले तो इस तरीके से हम उसकी सिंगल यूनिट को कहते हैं क्या, पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है कि हमारे पास एक लंबी सी डंडी होती है, उस डंडी के ऊपर हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, इस तरीके की संरचना हमें देखने को मिलती है। अगर आपको कभी परागकण को अपने हाथों में फील करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कभी किसी गुड़हल का फ्लावर लीजिए, किसी गुलाब का फ्लावर लीजिए, आप उसे अपने हाथों में ऐसे उसके जो ऐसे रेशे जैसा संरचना निकला होता है उसे टच करेंगे तो आपके हाथ में पीले पीले जैसे जैसे जिस कलर का होगा, गुड़हल में येलो होता है, पीला होता है, तो आप इसको ऐसे पीले पीले चीजें आपके हाथ में चिपक जाएगी, वो इसका क्या होता है, परागकण होता है। तो ये परागकण का निर्माण कैसे होता है यही हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। हमने कहा था कि ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं पूतंतु, इसे हम क्या कहते हैं, पूतंतु कहते हैं, और ये भाग कहलाता है परागकोश, ये कहलाता है परागकोश। तो परागकोश क्या होता है, वो वाला कोश जिसके अंतर्गत परागकण का निर्माण होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। हमने अपनी पहली ही वीडियो में देखा था कि ये पूतंतु का क्या काम होता है, ये परागकश को एक ऊंचाई देने के लिए और मुख्य पौधों से इसे जोड़ के रखने का कार्य करती हैं। पूतंतु जो है ये समीपस्थ भाग में स्थित होती है। कैसे भाग में, समीपस्थ भाग में, मतलब कि जहां पे आपका थैलेमस होता है उससे जो सबसे पास वाला हिस्सा होता है वहां से पूतंतु शुरू होता है, और परागकोश जो होता है वो दूरस्थ भाग में स्थापित होता है। ये कैसे भाग में होता है, दूरस्थ भाग में, मतलब सबसे दूर वाला जो हिस्सा है वहां पे परागकोश रहेगा और जो सबसे पास वाला हिस्सा है वहां पे क्या रहेगा, पूतंतु रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमें क्या समझना है कि ये जो परागकोश है, हमें पूतंतु के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो नर युग्मक है या कह सकते हैं जो नर युग्मकोद्भिद हैं, इनका निर्माण इसी परागकोश के अंतर्गत होगा। इसका जो निर्माण है वो इसी परागकोश के अंदर होगा। तो समझते हैं कि ये जो परागकोश है ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, हर चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परागकोश है, अगर हमने यहाँ पे इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट किया जाए कि जो परागकोश है जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या बनेगी, जिसके अंतर्गत हमारे पास परागकण का निर्माण होगा। तो परागकोश को अगर हम पढ़ना चाहें तो परागकोश क्या होती है, ये एक द्विपालित संरचना होती है। पाली का मतलब समझते हैं, हम लोग कोई खेल खेलते हैं तो कहते हैं कि दो पाली है, एक पाली में ये मेंबर्स हैं, एक पाली में ये मेंबर्स हैं। जैसे कभी कबड्डी खेला हो या कोई और गेम खेला हो तो दो पाली बनाई जाती है, एक लोग इधर वाली पाली में, एक लोग इधर वाली पाली में। रस्सा कस्सी भी खेलते हैं तो क्या करते हैं, बीच में कुछ बांध लेते हैं, कुछ लोग इधर होते हैं कुछ लोग इधर, तो एक इधर वाली पाली के लोग, एक इधर वाली पाली के लोग, तो वो खींचते हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जो ये परागकोश होता है ये मुख्यतः पौधों में कैसी होती है, द्विपालित होती हैं। इसे हम बाइलोब कहते हैं, ठीक है। तो द्विपालित होती हैं और हर पाली में, जैसे मान लो द्विपाली हो गई, एक पाली ये हो गया, एक पाली हमने इधर दिखा दिया, हर पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। मतलब कि पहले हमने क्या किया कि मान लो अगर हमने एक सिंपल सा समझिए कि हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से एक परागकोश की संरचना बनाई। हमने किस तरीके से परागकोश की संरचना बनाई, इस तरीके से कुछ परागकोश की संरचना बनाई।
तो परागकोश में क्या होता है, पहले तो मतलब कि दो पाली होती है, द्वित पालित होती है। तो इसमें क्या होती है, दो पालियां होती हैं और हर पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। मतलब एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये, क्योंकि एक पाली जो है वो हमारी ये है और एक पाली हमारी जो है ये है। हर पाली में जो है दो कोष्ठ होते हैं। इसका मतलब है सब मिला जुला के हमारे एक परागकोश के अंतर्गत चार हमें इस तरीके की संरचना, चार अलग अलग कंपार्टमेंट, चार अलग अलग संरचना देखने को मिलेगी। तो ये बात समझ में आई कि जो परागकोश होते हैं वो क्या होता है, मुख्यतः सामान्यतः सभी पौधों में नहीं होता, कुछ कुछ पौधों में ये एक पालित भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः सभी पौधों में क्या होती है, द्विपालित होती हैं। और आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ द्विपालित पौधों के बारे में दिया है, तो हम द्विपालित पौधों के बारे में ही जानेंगे। तो क्या होती है, परागकोश जो होती है वो द्विपालित होती हैं और हर पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। इसका मतलब दो और दो मिला के कितना हुआ, हमारे पास चार कोष्ठ का निर्माण हुआ। और हर कोष्ठ में क्या होगा, जैसे ये चारों जो कोष्ठ बने हैं ना, हर कोष्ठ में क्या होगा, यहाँ पे लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। हर कोष्ठ के अंतर्गत बच्चों लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। ये बात समझ में आई कि हमारे पास जो परागकोश है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नर जनन अंग को बनाया। नर जनन अंग को बनाने के बाद हमने क्या किया कि नर जनन अंग में जो हमारे पास पुतंतु था, जो डंठल तंतु था, हमने उसके बारे में देख लिया कि ये समीपस्थ भाग है, मतलब ये थैलमस के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात हमने देखी कि जो परागकोश है वो दूरस्थ भाग है। हमारा जो बीजाणु बनेगा, हमारा जो नर युग्मकोद्भिद बनेगा, वो इसी परागकोश के अंतर्गत बनेगा। इसलिए हमने इसको पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने इसकी संरचना के बारे में जानना प्रारंभ किया। संरचना के बारे में जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि जो परागकोश होते हैं इसमें दो पालियां होती हैं, ये दो पालित होते हैं। उसके बाद हर एक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे चार कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं, चार कोष्ठ उपस्थित होते हैं। देखा हमने कि हर कोष्ठ में एक एक क्या प्रेजेंट होती है, लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है। हर कोष्ठ में क्या होती है, एक लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है। ये बात समझनी है, हर कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है। जिस लघु बीजाणुधानी की कोशिका के अंतर्गत क्या होती है, लघु बीजाणुजनक कोशिका होती है, लघु बीजाणुजनक कोशिका होती है। और इसी लघु बीजाणुजनक कोशिका के द्वारा हमारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं या जिसे हम परागकण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि क्या होगा, कि हमने देखा था पहले, इसके पहले जब हमने वो देखा था पीढ़ी का एकांतर, तो हमने कहा था कि एक बीजाणुजनक होगा, हमारे पास क्या होगा, मुख्यतः प्लांट होगा। इस पौधों से क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीजाणु का निर्माण करेंगे। तो हम वही प्रक्रिया भी पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से लघु बीजाणु का निर्माण किस तरीके से होगा। लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, हम एक बार फिर से चीज़ों को बनाते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक बार ये वाला फिगर आप लोग देख लीजिए कि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है। यहाँ पे क्या दिया है, परागकोश जो ऊपर वाली साइड है, और ये क्या है, ये है आपकी पुतंतु वाली साइड, और यहाँ पे ये थैलेमस के साथ जुड़ी होती है। ये है आपका एक कह सकते हैं पूर्ण रूप से मैच्योर या पूर्ण रूप से बना हुआ एक कह सकते हैं परागकोश, जिसमें से परागकण जो है वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, बाहर की तरफ प्रस्फुटित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये अगर फीमेल तक पहुंच गया, वर्तिकाग्र तक अगर ये परागकण पहुंच गया तो निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम समझने वाले हैं इसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम परागकोश को बना लेते हैं। हम किसको बनाएंगे, परागकोश को बनाएंगे। समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या अवस्थाएं हैं, क्या क्या संरचनाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की एक संरचना होती है, कुछ दिल शेप में जो है ऊपर की संरचना बनती है, फिर ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाती है। मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं है तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगी, बट आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना मान लो क्या है, हमारे
परागकोश की है। हमने क्या किया कि हमारे पास जो इस तरीके से परागकोश था, इस तरीके से हमारे पास क्या था, पुंकेसर था, पुंकेसर पे यहाँ पे परागकोश लगा था। हमने क्या किया कि इस परागकोश को इस तरीके से कट कर दिया और अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा परागकोश कुछ इस तरीके से उपस्थित था और यहाँ पे क्या थी, डंठल थी, पुतंतु थी। तो हमने इसे यहाँ से काटा है और अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से देख रहे हैं। जैसे कि हमने मान लो अपना हाथ लिया, हाथ को हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से हमने ऐसे कट मारा और कट हो गया। अब हम क्या करें, अपने हाथ को ऐसे करके यहाँ पे जो गोला वाला, जो अंदर वाला संरचना जो बाहर से नहीं दिख रहा है, उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम वही संरचना देख रहे हैं। समझ में आ गया? अब इस संरचना में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, इसके सेंटर वाले पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में क्या होगा, कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो क्या करेंगी, खाना पहुंचाने लेने देने का काम करेंगी। जैसे हमारे पूरी के पूरे शरीर में क्या है, रक्त की कोशिकाएं हैं, रक्त की केशिकाएं हैं जो कि खाने को पहुंचाती लेती आती रहती हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकालती रहती है। वैसे पौधों में भी होता है। तो यहाँ पे खाना पहुंचाने वाला सेंटर में एक चीज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पे हम बीजाणु जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, हमने कहा कि हमारा जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यही वाला जो गहराव है ना, वो हमें यही दिखा रहा है कि ये क्या है, ये द्विपालित संरचना है। तो अब ये हमारा जो परागकोश है ये कैसा बन गया, द्विपालित। एक एक शब्द जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है उस शब्द को हम यहाँ पे पूरी तरीके से समझ के तभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें खत्म नहीं करना है बहुत जल्दी, हम चीजों को समझ के पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि हमें बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ना होगा। एक बार जिसको पढ़ा, रिवाइज किया, दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो गया, फिर बस एक बार देखना है कि हाँ भाई हमको चीजें कितनी % तक याद है। बस आपको बार बार पढ़ने की, किसी और प्लेटफॉर्म से जाके पढ़ने की, बार बार यहाँ से वहां से नोट्स से, सीरीज से, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपने आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को, इस वीडियोस को देखा। तो हमने कहा कि ये क्या है, ये है हमारे पास पालित कंडीशन, ये है हमारे पास द्विपालित, ये दो पालित हैं और ये क्या है, हमारे पास हर पाली में दो कोष्ठ हैं। एक कोष्ठ हमने यहाँ पे बना दिया, एक कोष्ठ यहाँ पे, मतलब दो कोष्ठ यहाँ पे हो गए और एक पाली में दो कोष्ठ यहाँ पे हो गए। इसका मतलब है कि हमारे पास 4 इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। अब हमें समझना है कि इनके अंतर्गत बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है और किस तरीके से होता है। सबसे पहले कि किस तरीके से होता है, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पे होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं इसे घेरी हुई होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखो स्टडी करेंगे किसी एक लघु बीजाणुधानी को। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे संरचना होती है जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणुधानी के बगल में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या काम होता है, ये सब भी देखते हैं। सबसे बाहर किसी लघु बीजाणुधानी में सबसे बाहर की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस कोशिका को हम कहते हैं अंतस्थ त्वचा, या फिर उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ त्वचा। तो अंतस्थ त्वचा को बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से कोशिकाओं को एक के साथ एक जोड़ के यहाँ पे बना देंगे। सबसे बाहर की जो संरचना होती है वो होती है हमारी अंतस्थ त्वचा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अंदर से बाहर की तरफ कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे भी कोशिकाएं प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पे भी, मतलब हर कंपार्टमेंट में, हर कोष्ठ में कुछ इसी तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होता जाएगा। कुछ इस तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसी तरीके से आप फिल कर सकते हैं और सबके सेंटर में आप यहाँ पे एक ऐसा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसके अंदर आपके बीजाणु का निर्माण होगा। यहाँ पे भी बीजाणु बनेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं कि इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारे पास अंतस्थ त्वचा, मतलब कि इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अंतस्थ त्वचा इसको आपके बुक में दिया गया है। अब क्या है, इसके बाद हमने बनाई इसकी दूसरी लेयर। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतस्थीशियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इसका इंग्लिश का नाम है और हिंदी में से कहते हैं अंतस्थीशियम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम
अंतस्थीशियम कहते हैं, जो दूसरी हमारे पास परत होती है कोशिकाओं की। तीसरी जो परत होती है इस परत को हम कहते हैं मध्य परत। जो तीसरी परत हमारे पास होती है इसे हम कहते हैं मध्य परत। मध्य परत में क्या होता है बच्चों की, ये भी एक प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा लेयर होता है। ये कोशिकाएं मुख्यतः क्या करती है, जब हमारे पास पराग कोश जो है वो पराग कण जब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो इन पराग कण की कोशिकाओं को ये जो अंतस्थ मध्य परत होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि बीच बीच में क्या होते हैं, गैप्स बन जाती हैं, दरारें बन जाती हैं और उन्हीं दरारों में से होके हमारा पराग कण जो है वो बाहर निकलता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपने ढेर सारे बलून्स लिए और उन बलून को जो है पूरा का पूरा जो है जितना उसमें कैपेसिटी थी उसको एयर से फिल किया और बिल्कुल टाइट टाइट करके एक दूसरे के पास चिपका दिया। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें से जब एयर निकल जाती है तो दोनों जो आपने बहुत पास पास चिपका के रखा तो उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह हो जाता है। तो वो जो स्पेस हो जाता है वही स्पेस यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कि पूरी अपनी तनी हुई कंडीशन में अपनी जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी बड़ी कोशिका में है, फिर बीच में से जल जो है वो निकलता है। ये कोशिकाएं शुष्क हो जाती हैं। शुष्क होने के बाद शुष्क होने के बाद क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो है इनके बीच में से परागकण जो है वो प्रस्फुटित होते हैं। अब आगे हमारे पास ये तीसरी संरचना हमने लिख ली, ये है क्या हमारे पास मध्य परत। ये है हमारे पास तीसरी संरचना मध्य परत। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, अंतस्त्वचा है, फिर मध्य पर अंतस्थीशियम है, फिर मध्य परत है और सबसे अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ी स्पेशल कोशिका है क्योंकि इसका काम थोड़ा स्पेशल है। इसका क्या है, काम थोड़ा स्पेशल है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, ये कोशिका कहलाती है टेपिटम। ये कोशिका क्या कहलाती है, ये कोशिका कहलाती है टेपिटम। ये कोशिकाएं जो है कई लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और इनमें एक कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं में एक से ज्यादा क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और ये कोशिका क्या कहलाती है, ये कहलाती है टेपिटम। ये क्या कहलाती है, टेपिटम। अब हम समझ लेते हैं कि ये सारी कोशिकाएं करती क्या है। ये आपके पास चार कह सकते हैं चार प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। किसके बाहर, लघु बीजाणुधानी के बाहर। लघु बीजाणुधानी के बाहर या कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी के बाहर जो है चार प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं अंतस्त्वचा, उसके बाद वाली परत को हम कहते हैं अंतस्थीशियम, उसके बाद वाली परत को हम कहते हैं मध्य परत और सबसे अंतिम वाली परत को हम कहते हैं टेपिटम। इस तरीके से चार मुख्यतः परत का निर्माण होता है। अब तो हो गया कि ये तो भाई परत है जो कि अपना अपना काम करेंगी। ये जो तीन परत है, ये जो तीन परत है, मध्य परत, अंतस्थीशियम और अंतस्त्वचा, ये क्या करती हैं, ये सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। उसके साथ साथ ये रास्ता बनाती हैं, दरारें बनाती हैं जिनकी सहायता से जो हमारा परागकण है वो हमारे इस कोष्ठक से, इस पराग कोश से जो है परागकण बाहर की तरफ निकल पाए, उसके लिए ये रास्ता भी बनाती हैं। दूसरी बात क्या है, जो हमारा टेपिटम हो गया, ये क्या करता है, ये क्या करता है, भोजन प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे पास बीजाणु बनेगी तो उस बीजाणु को खाना पीना भी तो चाहिए ना। तो ये जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं ये न्यूट्रिटिव होती हैं, मतलब न्यूट्रिशन या भोजन या ऊर्जा प्रदान करती हैं हमारे बढ़ते हुए लघु बीजाणु को। इतनी बात समझ में आई। और जो हमारे पास ये जो है कह सकते हैं ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है इसे हम कहते हैं परागपुटी। इसे हम क्या कहते हैं, परागपुटी। परागपुटी। और इसी परागपुटी के अंतर्गत बहुत सारी कोशिकाएं भरी होती हैं। जैसे ये परागपुटी है ना, तो इस परागपुटी के अंदर पूरी की पूरी इस तरीके से बहुत टाइटली जो है पूरी की पूरी सेल्स या कोशिकाएं क्या होती हैं, भरी होती हैं। और यही कोशिकाएं जो होती हैं, यही कोशिकाएं आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। यही कोशिकाएं आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी जो है परागपुटी को, जिसके अंदर पराग के बनाने के लिए कोशिकाएं संचित हैं, उसे क्या किया, कोशिकाओं से भर दिया। तो ये क्या है, ये है हमारे पास परागपुटी। और ये जो परागपुटी है आप समझ गए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं आगे चल के क्या करेंगी, लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी। ऐसी कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो है कि
अब क्या होगा कि इसी पुटी में से क्या होंगी कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं बीजाणु जनक ऊतक। ये जो पूरी की पूरी कोशिका इसमें भरी हुई है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक, जो कि किसी निश्चित फंक्शन को करती है, निश्चित कार्य को करती है, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिकाओं का समूह है इसे हम कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जन ऊतक। बीजाणु जन ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीजाणु को जन्म देने वाली ऊतक होती है, या बीजाणु को जन्म देने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इस कोशिकाओं को हम कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। आपको समझ में आया होगा हमने क्या पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं पराग कोश की संरचना के बारे में। पराग कोश को हमने इस तरीके से अनुदैर्ध्य काटा, अनुप्रस्थ काटा और हमने उसमें देखा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहे हैं। हमने देखा कि सबसे बाहर जो है अंतस्थ त्वचा होती है, फिर अंतस्थीशियम होता है, फिर मध्य परत होती है, फिर टेपिटम होता है। फिर हमने देखा कि ये जो लेयर होते हैं इनका क्या क्या काम होता है। बाहर की जो 3 कोशिकाओं की लेयर होती है उसे हम कहते हैं कि ये सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं तथा परागकण के प्रस्फुटन के लिए रास्ते बनाती हैं। दूसरा हमने क्या कहा, टेपिटम होता है। टेपिटम क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो अंदर एक गोला सा संरचना बचता है उसे हम कहते हैं परागपुटी। परागपुटी में जो कोशिकाएं भरी होती हैं वो एक ऊतक का निर्माण करती हैं जिसे हम कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। क्योंकि ये कोशिकाओं का समूह होता है इसलिए इसे हम ऊतक वर्ड दे देते हैं, और ऐसी ऊतकों का समूह कहलाता है बीजाणु जन ऊतक। और जब ये ऊतक जो होती हैं ये क्या करती हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, इन बीजाणु जन ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। जो बीजाणु मातृकोशिका होती है इनके अंतर्गत होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। इनके अंतर्गत होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अब हमारा जो द्विगुणित कंडीशन है वो अगुणित कंडीशन में परिपक्व मतलब कि परिवर्तित हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो अंदर कोशिकाएं भरी हुई है इसे हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ये ऊतक जो है बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती हैं, मतलब उसमें जो कोशिकाएं होती, क्योंकि ऊतक हमेशा कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अगर हम मान लो किसी एक कोशिका की बात करें तो उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, बीजाणु मातृकोशिका या बीजाणु जनक कोशिका। तो बीजाणु जनक कोशिका कहिए या बीजाणु मातृकोशिका कहिए, बात एक ही है। तो बीजाणु मातृकोशिका के अंतर्गत होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। यहाँ पे हमारे पास बीजाणु का निर्माण होगा। और आपको पता है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है हमारे पास 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये चारों कोशिका जो बनती हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी संरचना को हम चतुष्क कहते हैं। ऐसी संरचना को हम चतुष्क कहते हैं। मतलब कि बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है वो कोशिका एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। और इस कोशिका की संरचना को हम क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। मतलब 4 जुड़ी है तो इसे हम चतुष्क कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे टेट्राड्स कहते हैं। टेट्राड्स, क्योंकि ट्राइड और टेट्रा, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4, तो इसे हम टेट्राड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बीजाणु का निर्माण हो गया है। अब कुछ समय बाद क्या होगी, ये बीजाणु अभी क्या है, अपरिपक्व अवस्था में है। जैसे ही ये बीजाणु परिपक्व अवस्था में परिवर्तित होगी, इसकी जो चारों कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वो अलग अलग हो जाएंगी। जो चारों कोशिकाएं हैं ये कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। और अब हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास नर युग्मकोद्भिद है। मतलब कि जो स्पोर्स था उसने अपने आप को मैच्योर किया। मैच्योर करने के बाद, विकसित होने के बाद जो बीजाणु था वो नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो गया। और जो नर युग्मकोद्भिद होता है इसी को हम लघु बीजाणु कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई मतलब संरचना से संबंधित कोई भी संदेह नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि अंदर क्या है, जो कोशिका भरी हुई है उसे हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। इसमें अगर एक कोशिका की हम बात करें तो उसे बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। एक बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन में जाती है जिसके फलस्वरूप वो बीजाणु का निर्माण करती है। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो ये द्विगुणित अवस्था थी ये अब अगुणित अवस्था में परिवर्तित होगी, जैसा कि हमने इसके पहले देखा था।
अगुणित अवस्था में परिवर्तित होने के बाद ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं जब तक हमारा जो बीजाणु है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाता। जैसे ही ये बीजाणु पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, ये जो कोशिकाएं थी ये अलग अलग हो जाती हैं। इसी संरचना को अगर ये मेल में है, मतलब ये हम नर की बात करें तो इसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु को ही हम कहते हैं क्या? लघु बीजाणु को हम कहते हैं परागकण या फिर मेल गैमेटोफाइट। इतनी बात समझ में आई। अब हमने नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लिया है। हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे अपने दूसरे अध्याय में। नर युग्मकोद्भिद की संरचना के साथ साथ किस तरीके से वो प्रस्फुटित होते हैं, प्रस्फुटन होने के बाद जो है कि उनकी संरचना के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और हम परागण से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी आने वाली वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से मिलती जुलती, मतलब आपके इस वीडियो से जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी थी, जो भी मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चीज़ें हैं। आप इस तरीके से अपना पूरा का पूरा डायग्राम बना सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम थोड़ी सी लिखी हुई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि नर, यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया है कि आपको क्या दिया है। इस तरीके से आपके पास संरचना दिया गया है। ये बीच वाली जो कोशिका है इसे हम संयोजी कोशिका कहते हैं। यहाँ पे इस संरचना में देखिए आपके पास टेपिटम है, बीजाणुजन ऊतक कोशिका है, अंतस्थीशियम है, अंतस्त्वचा है, और इस तरीके से इसकी संरचना है। जो संरचना हमने बनाई उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आपको दिया गया है। इससे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो परत है, जो सारी कोशिकाओं की परत है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका पूरा का पूरा फिगर है जो आपकी बुक में दिया है। हमने वहां तक बात कर ली है। ये वाली बात हम बाद में करेंगे कि जब हमारे पास पूरी की पूरी कोशिका जो है परिपक्व हो जाती है, परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो प्रस्फुटन के थ्रू वो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे जो है कि रिलीज हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो ये चीज हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि बीजाणुजन ऊतक कोशिका होती है जिससे मातृ कोशिका का निर्माण होता है, ऊतक से कोशिका का निर्माण, और ये कोशिका अधिसूत्री विभाजन में जाती है, इससे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये परागकण का निर्माण करते हैं, और ये परागकण से आगे नर युग्मक का निर्माण होता है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। अब हम समझेंगे अपने आने वाली वीडियो में कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कि आपको जो चीजें हमने वहां पे पढ़ाई है उन्हीं को यहाँ पे आपके नोट्स के फॉर्म में दिया गया है कि पुंकेसर में पराग कोशक के 4 लघु बीजाणुधानी होती है, जो कि हमने देखा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 4 लघु बीजाणुधानी होती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में 4 परतें वाली क्या होती है, भित्ति होती है। जैसे अंदर, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम, बाह्य त्वचा को हम क्या कहते थे, अंतस्त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य परत और टेपिटम। इस तरीके से 4 संरचनाएं बनती हैं। बाह्य 3 परतें लघु बीजाणुधानी को संरक्षण प्रदान करती हैं तथा स्फुटन में सहायता करती हैं। सबसे भीतरी टेपिटम परत कोशिका को जो है कि भोजन प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ तक हमने आज की इस वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ कंप्लीट सिलेबस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जो है कनेक्ट हो जाइए। अपने दोस्त लोगों को भी बता दीजिए कि हाँ भाई इतनी अच्छी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वीडियो पे मिल रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।